नमस्ते। 12th के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ, फिर 12th स्टैंडर्ड के लिए। हाँ, अगर आप 11th में हो, अगर आप F1 में हो तो भी आपको ये चैप्टर हेल्प करेगा, क्योंकि 11th में अगर आप बात करेंगे तो 11th के अंदर सोल ट्रेडिंग, सोल पर्सन का जो फाइनल अकाउंट है वो सिखाया जाता है। 12th के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सिखाया जाता है, फाइनल अकाउंट। और उसके बाद अगर आप चले गए F1 बीकॉम में तो मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट सिखाया जाता है। उसके अंदर इनमें आज मैं जो वीडियो सिखाने वाला उसके अंदर ये सारे एडजस्टमेंट आने वाले हैं। 11th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे, F1 में आएंगे। तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो है फाइनल अकाउंट के ऊपर, फाइनल अकाउंट का वीडियो है, फाइनल अकाउंट के ऊपर, फाइनल अकाउंट का। सुन लो, फाइनल अकाउंट के टॉप 10 एडजस्टमेंट बताने वाला। टॉप 10 मतलब ये बार बार रिपीटेडली आने वाले, उसके इफेक्ट भी सेम ही रहेंगे। तो रिपीटेड आने वाले एडजस्टमेंट है, देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक। पहला एडजस्टमेंट कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो मीनिंग वाइज बताने जा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मीनिंग भी समझाऊंगा, लॉजिक भी समझाऊंगा। पहले आपको शायद से पता रहेगा कि हमको 3 अकाउंट बनाने, एक है ट्रेडिंग, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है, लायबिलिटी और एसेट, इसमें लिखा होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और P&L को रहेगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, एक ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत लो, इफेक्ट समझ लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब पहले तो मैं बता दो, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फैक्ट्री का अकाउंट होता है, प्रॉफिट लॉस हमारा ऑफिस का अकाउंट होता है। ये फैक्ट्री है, ऑफिस है, ये बैलेंस शीट है। ये थोड़ा समझने के लिए, मतलब मैं जो कंसेप्ट समझाने वाला हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसके लिए। तो पहला है क्लोजिंग स्टॉक। पहला कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक तो उसका मतलब समझ के लेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक है ईयर के एंड में, ईयर के एंड में हमारे पास जो स्टॉक बच जाता है, जो सेल नहीं होता है, जो फैक्ट्री के अंदर बच जाता है, उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मतलब मान लो हमारी कंपनी है, मान लो कि घड़ियां बनाती है, घड़ी तो नहीं पहनी, घड़ियां बनाती है, वॉच बनाती है। तो वॉच बनाने के बाद वो सेल करती है। हमने 2000 वॉच बना लिए, वॉचेस बना लिए, हमने उसे रख दिया है सेल के लिए, अभी तक सेल नहीं हुआ है। तो वो 2000 जो घड़ियां है वो हमारी क्या रहेंगी? वो रहेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्या रहेगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको समझ में आया रहेगा। दूसरा और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर मेरी कंपनी मार्कर बनाने वाली कंपनी है, मार्कर, और मैं मार्कर बनाता हूँ, तो नहीं सेल हो गया, मार्कर पड़ा है गोडाउन में, लॉकडाउन की वजह से पड़ा रहेगा, और कोई रीजन रहेगा जिसकी वजह से सेल नहीं हो पाया, पड़ा है हमारे पास, तो जो मेरे पास पड़ा है, बचा है, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। मेरा तो पहला सवाल ये कि ये बस्ता कहाँ पे? तो ये बस्ता फैक्ट्री के अंदर बस्ता है, और इसीलिए उसको हम फैक्ट्री के मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे। अब क्रेडिट में ही क्यों, वो बताता हूँ। सर क्रेडिट में क्यों चाहिए? तो एक बेसिक रूल हमको बचपन में सिखाया था, जब तुम छोटे थे, 11th में थे, तब छोटे से बच्चे थे, मिलने से भी आपको रूल सिखाया रहेगा कि डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। कभी ना कभी तो ये सेल होएगा ना स्टॉक, कभी ना कभी सेल होएगा, इनकम आने वाली है, कभी ना कभी सेल होएगा, इनकम आने वाली, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, अब बताओ बेच के आने वाला है पैसा, जब भी कभी बेचूंगा तो बेच के आने वाला है पैसा, तो जो पैसा बेच के आने वाला है तो हमारे लिए वो संपत्ति है, एसेट, इसीलिए सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? एसेट में। इतना आपको शायद से पता रहेगा कि हर एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं, एक या 2 एडजस्टमेंट जिसके 3 इफेक्ट रहेंगे, लेकिन 99% सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट 2 ही रहेंगे। ये तो पता है ना, बेसिक पता है, ऐसा सोच के बढ़ रहा हूं मैं। कुछ रहेगा तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको और रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में बचा माल है, फैक्ट्री में जब भी सेल करेंगे तो बेच के हमको पैसा आ जाएगा, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक फैक्ट्री के क्रेडिट में। और दूसरा आएगा एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि बेच के पैसा आएगा, संपत्ति है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट में आएगा। एक पहला एडजस्टमेंट खत्म। उसमें और एक वैरायटी आती है, कभी कभी 2 क्लोजिंग स्टॉक दिए होते हैं, मान लो कि 90,000 80,000, तो मेरा सजेशन है आपको लिखना क्या है? विच एवर इज लोअर, उसमें जो कम रहेगा वही लेना। चलो बताओ, बड़ा बता, तुम ट्राई करना। बताओ 60,000 है और 80,000 है, 2 क्लोजिंग स्टॉक दिए, आप कौन सा लेंगे? 60,000 लेंगे कि 80,000 लेंगे? 60,000 विच एवर इज लोअर, कम वाला लेना है। इसमें और एक वैरायटी आती है 10% अपोजिट कॉस्ट प्राइस वाला।
मतलब ऐसा बोलते हैं कि दोनों प्राइस में से ये प्राइस 10% ज्यादा है, तो उसका 10% कम करके लाना होता है और वो कम वाला लेना पड़ता है, 10% कम करके निकालना होता है, वो एक एडजस्टमेंट है। लेकिन मैं डिटेल में एडजस्टमेंट कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 एडजस्टमेंट कवर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट आपको समझा रहेगा। सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आती है, उसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब समझा, किसी भी एसेट्स का यूज करने से उसका वैल्यू कम होते जाता है। मैंने एक मोबाइल खरीद लिया 50,000 का, एक साल के बाद उसकी कीमत 50,000 रहेगी। अब एक घंटा 50,000 रहेगा रे, कैसे रहेगा 50,000? नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। मैंने एक बाइक खरीद लिया और बाइक का 2 लाख की बाइक है बुलेट भी रहेगी, तो भाई सोना चांदी थोड़ी लगा है कि वैल्यू बढ़ेगा। प्रॉपर्टी ऐसे कि उसका वैल्यू बढ़ता भी है कम भी होता है, लेकिन 90% जो एसेट है जिसका वैल्यू यूज करने से फिक्स एसेट का खास करके फिक्स एसेट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिक्स एसेट जो भी हम यूज करेंगे उसको यूज करने से उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। और उसका वैल्यू कम होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को एसेट से, जो भी एसेट रहेगा वो एसेट से लेस किया जाता है। बिल्डिंग रहेगा, मशीनरी रहेगा, या मान लो और कोई कार दी है, मोटर कार दी है, ऐसा जो भी दिया रहेगा आपको, सब में जो दिया रहेगा उस एसेट में से लेस करना है। मेरा एसेट था उसका वैल्यू कम हो गया, मेरा एसेट था उसका वैल्यू कम हो गया। अगर मेरा एसेट का वैल्यू कम हो गया, मुझे फायदा हो गया, नुकसान हुआ, नुकसान लॉस हो गया, खर्चा हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसका जो सेकंड इफेक्ट आता है वो आता है P&L के डेबिट में। डेबिट में क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, मेरा एसेट का वैल्यू कम कर दिया। कल से मेरी प्रॉपर्टी 1 लाख की थी, अब वो 70,000 की 80,000 की कम हो गई है। कम हो गई मतलब मुझे क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। इसलिए उसको मैं डेबिट में लिखता हूं, एसेट से लेस और P&L के डेबिट में। क्लियर है? थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, उसको मैं कंबाइन करता हूं थोड़ा सा, बैड डेट्स और RDD। बैड डेट्स और RDD तो भाई स्टेटमेंट नहीं लिखा गया, मैंने एक ही मिनट स्टेटमेंट लिख देता हूं। एसेट से लेस, कोई भी एसेट रहेगा उस एसेट से लेस करना है, और दूसरा डेप्रिसिएशन लिखना है P&L के डेबिट में। आपको पता है ना, यहाँ पे 2 लिखते हैं, शायद से पता है 2 लिखते हैं, एसेट में नहीं, बैलेंस शीट में नहीं लिखते, हाँ भाई इधर लिखते, क्योंकि ये अकाउंट है, ये स्टेटमेंट है, इसके लिए। चलो बैड डेट्स RDD की बात करेंगे। बैड डेट्स RDD क्या होता है? बैड डेट्स मतलब कंप्लीट लॉस हो गया, RD मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। मुझे डाउट है, मेरा पैसा डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है यार। अब मुझे जिसके ऊपर डाउट है वो भी बैड डेट्स है। मतलब कहने का बात क्या है, बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, RD मतलब मुझे डाउट है कि पैसा डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन है, तो मेरे को पता पैसा डूबता कौन सा है, जो पैसा आने वाला डूबता है कि जाने वाला डूबता है। मला एका माणसाकडे 1 लाख रुपये येणार होते, मुझे एक इंसान से 1 लाख रुपए आने वाला था। अगर मुझे एक इंसान से 1 लाख रुपए आने वाला था, वो नहीं आया मतलब मेरा नुकसान है। हाँ, नहीं आया तो बैड डेट्स RDD जो है वो किससे क्या होता है, वो होता है डेटर से रिलेटेड। ओ माय गॉड सर, डेटर मतलब क्या? डेटर मतलब जिससे पैसा आने वाला होता है। हमने सेल किया है किसी व्यक्ति को, वो उधारी पे सेल किया है, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों, थोड़े दिन के बाद मुझे पेमेंट करेगा। तो उसने पेमेंट नहीं किया है, कहीं तो गायब हो गया, गुम हो गया, मैं ढूंढ रहा था उसको। उसने घड़ी पहन ली थी, किसका वाला? मिस्टर इंडिया वाला। अब मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनने वाला इंसान गायब हो गया, तो वो डेटर से रिलेटेड है। जो पैसा आने वाला था वो नहीं आने वाला है, तो लेस फ्रॉम डेटर। लेस फ्रॉम डेटर, आपको डेटर से क्या करना है? लेस कर देना है। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? डेटर से तो लेस हो जाएगा, लेकिन फिर से पैसा डूबा मतलब लॉस हो गया। लॉस हो गया, इसे P&L में ये लॉस लिखा था ना, वैसे ही सेम इसको लिखो P&L के डेबिट में, क्योंकि लॉस हो गया। हाँ सर, बैड डेट्स का भी पैसा डूबा, डेप्रिसिएशन एसेट का वैल्यू कम हो गया, दोनों भी लॉस हो गए, दोनों भी P&L के डेबिट में आ गए। और मुझे बताओ, ये तो एसेट से लेस किया था, डेटर से लेस किया था। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। बैलेंस शीट में जाने का, डेटर को ढूंढने का, डेटर के टकले पे लेस, टकले मतलब डेटर से लेस कर देने का, उसका सेकंड डेबिट कहाँ पे आएगा? P&L के डेबिट में, टू बैड डेट्स और RDD। और एक सजेशन, अगर एग्जाम में बैड डेट्स RDD दोनों एक साथ आ गए
बैड डेब्ट्स आरडीडी दोनों एक साथ आ गए, तो आपको पहले बैड डेब्ट्स लेस करना है और उसके बाद में आरडीडी लेस करना है। पहले आपको क्या लेस करना है, बैड डेब्ट्स, और उसके बाद में आपको क्या लेस करना है, आरडीडी। ठीक है, ये बता देगा सीक्वेंस याद रखना, उसको फर्स्ट और उसको सेकंड, फिर कभी आरडीडी आरबीटीडी भी आता है, जो ऊपर बैड को डॉट को दे उसको थर्ड नंबर दे देना। ठीक है, मैंने ऐसा एग्जाम निकाला है जो आपको बार बार रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला, नाम है उसका आउटस्टैंडिंग। क्या नाम है उसका, आउटस्टैंडिंग। अभी आउटस्टैंडिंग क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग का मतलब है बैलेंस है, बाकी है। कोई भी आउटस्टैंडिंग में उसको ऐड करता, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा, खर्चा मतलब बाकी वाला खर्चा। मान लो मैं क्लास चला रहा हूं, मेरे पास 10 एम्प्लॉय है, मैं उस एम्प्लॉय को सैलरी पेड करता हूं हर महीने, तो उनको जो मैं सैलरी हर महीने पेड करता हूं, वो मैं जो पे करता हूं वो नहीं पेड कर पाया मैं यार, बहुत लॉकडाउन में लफड़े चल रहे हैं यार, नहीं दे पा रहा हूं सैलरी में, क्या बताऊं तुमको पॉइंट पहले, तो मैं उनको सैलरी नहीं दे रहा हूं, तो उनका सैलरी पेंडिंग है। पेंडिंग है मतलब बाकी है, बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है। कोई भी एक्सपेंस अगर बाकी रहेगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग अगर बाकी रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट उसे क्या करना है, ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम भी रहेगा तो भी ऐड ही करना होता है, उसका सेकंड पार्ट बाद में समझूंगा, लेकिन अभी इतना समझो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है बोलो, ऐड करना है। सर लेकिन क्या आप डुबा देंगे, नहीं नहीं बेटा मैं डुबाऊंगा नहीं, मैं वापस दूंगा, आज नहीं तो कल दूंगा, कल नहीं तो परसों दूंगा, कभी ना कभी मैं पेमेंट करने वाला हूं। लेकिन पेमेंट अब भी किया है क्या, नहीं अब भी तो नहीं किया है, अब भी नहीं किया तो बाद में पे करने वाला हूं, फ्यूचर में पे करने वाला हूं, इसीलिए वो मेरा कर्जा है। मेरा क्या है, वो कर्जा है। कर्जा इसलिए सेकंड पॉइंट कहां पे आता है, लायबिलिटी के अंदर, उसका सेपरेट इफेक्ट आता है लायबिलिटी के अंदर। तो मैं लायबिलिटी लिखता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा पॉइंट कहां पे आएगा, जो भी आइटम रहेगा, मान लो वेजेस ही है तो वेजेस के अंदर ऐड हो जाएगा, अगर सैलरी रहेगा तो सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। मतलब वेजेस रहेंगे सैलरी रहेंगे फर्क पड़ता नहीं है, भले वेजेस रहते भले सैलरी रहते, कोई भी एक्सपेंसेस रहे, कोई भी खर्चा जो डेबिट में आता है वो अगर आउटस्टैंडिंग है तो उस खर्चे के अंदर ऐड, उस खर्चे के अंदर ऐड। और सेकंड पॉइंट कहां पे आएगा, लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि वो कर्जा है ना भाई, पे करने हैं ना कभी, आज नहीं तो कल। हाँ तो आगे देखते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट कौन सा रहेगा। फिफ्थ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसका नाम है प्रीपेड। इसका नाम क्या है, प्रीपेड। प्रीपेड 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 का मतलब क्या होता है, पहले ही पेड करना। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पहले ही पेड करना। अगर मैंने कोई खर्चा पहले ही पेड कर दिया, ओ माय गॉड, तो ये क्या हो गया, प्रीपेड। कोई भी एक्सपेंस अगर मैं पहले ही पेड करता हूं तो प्रीपेड है। जैसे मान लो मैंने 3 साल का लाइट बिल पेड कर दिया, भाई लाइट बिल बोला अंकल मेरे घर की लाइट कभी जलनी चाहिए, ये लाइट बिल का पैसा एक्स्ट्रा। मैंने इंटरनेट का रिचार्ज कर दिया पूरे 2 साल का, 1.5 GB डेली फुल एंजॉय कर रहा हूं, तो मैंने वो पैसा पहले ही पेड कर दिया। कोई भी पैसा अगर पहले ही पेड कर देते 1 साल से ज्यादा, तो वो उस साल का तो होता नहीं है। 1 साल से ज्यादा पेड करते उस साल का होता नहीं है, तो उस साल में क्या हो जाएगा, लेस। कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड है, इस साल का नहीं अगले साल का, उसके अगले साल का, 2-3 साल का पेड किया है, तो वो अगले साल का है, इसलिए उसे क्या करेंगे, लेस। लेकिन अगले साल तक वो मेरा क्या रहेगा, बताओ मैंने 3 साल का पैसा पेड किया है, 3 साल तक वो पैसा जो है मैंने रिचार्ज कर रखा, तो 3 साल तक रिचार्ज मेरा ही है, जितना चाहिए उतना यूज कर सकता हूँ। हाँ समझ में आ रहा है, तो तब तक के लिए वो मेरा क्या रहेगा, एसेट्स। तो कोई भी प्रीपेड रहेगा, तुम्हारा ट्रेडिंग के अंदर रहेगा, पीएनएल के अंदर रहेगा, कोई भी खर्चा, तो आपको क्या करना है, प्रीपेड क्या करना है, लेस करना है। प्रीपेड क्या करना है, लेस। और उसका सेकंड पेड क्या देना है आपको, एसेट के अंदर। क्लियर है, तो क्या करना है, पहले तो लेस करना है, प्रीपेड है पहले पेड कर दिया, लेस करना है, और उसका सेकंड पेड आपको क्या देना है, एसेट्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में जाता हूं, उसका नाम है एडजस्टमेंट नंबर 6, याद लिखता हूं, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। लागू हुआ लेकिन मिला नहीं, ड्यू तो हुआ लेकिन मिला नहीं, लागू तो हुआ लेकिन मिला नहीं, है तो इनकम, रिसीव्ड होने वाला है, आने वाला है, इनकम है,
ड्यू हो गया है, लागू हो गया है, मिलने वाला है, मेरा ही है, इनकम है, लेकिन मिला नहीं है। ड्यू हो गया, कहा गया ड्यू हो गया, अरे उधर भी जा रहा है, ड्यू हो गया बट नॉट रिसीव, लागू हो गया लेकिन मिला नहीं। अगर नहीं मिला है, मिलने वाला तो है ना भाई, इनकम ही है, तो उसको डालेंगे पीएनएल के क्रेडिट में, या फिर जो भी रिस्पेक्टिव दिया रहेगा, जैसे कि इंटरेस्ट बोला रहेगा तो इंटरेस्ट, मान लो यहाँ पे पहले से इंटरेस्ट है तो उसके अंदर ऐड करो। सर पहले से इंटरेस्ट नहीं है तो डायरेक्टली लिखना भाई, डायरेक्टली लिख ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट लिखते चलेगा। मतलब दो चीज है, अगर कुछ रहेगा, मान लो पहले से इंटरेस्ट है तो उसके अंदर ऐड कर, ठीक है। अगर पहले से इंटरेस्ट नहीं है, पहले से इंटरेस्ट डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, तो पीएनएल के क्रेडिट में। लेकिन मुझे बताओ पैसा लागू हुआ है, पैसा आने वाला है, इनकम है, ड्यू हुआ है, लागू हुआ है, लेकिन मिला नहीं है, मिलने वाला है, लेकिन तब तक के लिए मेरा एसेट है। समझ में आ रहा है? तो इसको सेकंड में कहां पे आएगा? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का एसेट में आएगा। एसेट का मतलब देखो ये नहीं होता है कि एसेट मतलब कैश, कैश भी एक एसेट ही है। एसेट का मतलब जो भी पैसा बेच के आएगा, एसेट मतलब जो भी पैसा आपका कोई भी इनकम रहेगा, मान लो कि कभी भी आज नहीं 2-4 साल बाद आने मिलने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट है, वो भी एसेट्स होते हैं, तो इसीलिए इसका सेकंड पे आएगा एसेट्स में। देखो प्रीपेड का भी एसेट क्यों लिखा था? क्योंकि ये पैसा पहले खर्चा कर दिया था, प्रीपेड पहले खर्चा कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसको एसेट में क्यों लिखा? क्योंकि मैंने उसको पेड किया है, लेकिन अगले 2 साल तक वापस नहीं पेड करूंगा, अगले 2 साल तक मैं उसकी सर्विस मांग के लूंगा, फिर से पैसा नहीं पेड करूंगा। यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे पैसा आने वाला है, आज भी तो कल आएगा, लेकिन पैसा आने वाला है तो मेरी प्रॉपर्टी ना, ये पहले पैसा पेड कर दिया इसलिए मेरी प्रॉपर्टी थी, ये पैसा आने वाला है तो कल आने वाला है, वो भी मेरी प्रॉपर्टी है। पिताजी का प्रॉपर्टी किसका रहेगा? मेरा रहेगा कि तुम्हारा रहेगा? तुम्हारा खुद का रहेगा, तुम्हारे नाम पे हो गया क्या? नहीं, बाद में होएगा, तो तब तक के लिए तुम बोलेंगे ना मेरा ही प्रॉपर्टी है। हाँ वैसे ही सेम है, ठीक है। तो आइटम नंबर 7 की तरफ जाएंगे, जो कि है अनरिकॉर्डेड सेल। परचेज ले सकते हैं, पहले सेल समझते हो। अनरिकॉर्डेड सेल, रिकॉर्ड करना भूल गया, एंट्री मारना भूल गया, इसको 2-3 जगहों से पूछा जाता है, इसको ना 2-3 पॉइंट से पूछते हैं। अनरिकॉर्डेड सेल को बोलते अनरिकॉर्डेड सेल है, या फिर सेल किया है, प्रोड्यूस ऑफ एंट्री नहीं किया है, सेल किया है, ऐसा किया, ऐसा अलग अलग घुमा के पूछते हैं। सेंटेंस कुछ भी रहेगा, हमको क्या देखना है? सेल का एंट्री नहीं हुआ है भाई, सेल का नहीं एंट्री हुआ है तो सेल में ऐड, सेल का एंट्री नहीं हुआ तो सेल में क्या करना? ऐड, सेल में क्या करना? ऐड। अनरिकॉर्डेड सेल, सेल में क्या करना? ऐड। लेकिन उधर ये क्रेडिट उधर है, मतलब उनसे पैसा लेने का है, उनसे पैसा लेने का है, मतलब फिर से जिससे पैसा लेना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेटर। तो आपको उस डेटर में इसे क्या करना पड़ेगा? ऐड, मतलब सेल में भी ऐड, डेटर में भी ऐड, सेल में भी ऐड, डेटर में भी ऐड। डेटर कहां पे होता है? एसेट्स में। हाँ सर डेटर में ऐड क्यों कर देगा? डेटर का मतलब है ज्याच्याकडनं पैसे येणार है, जिससे पास से पैसा आने वाला है उसे कहते हैं डेटर, उसे कहते हैं डेटर। सेल का मतलब क्या? तो सेल किया था, उधर ही पे पैसा लेना था, तो सेल तो किया तो सेल में ऐड करना पड़ेगा, सेल किया ना तो सेल में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सामने से पैसा आज नहीं तो कल आएगा, तो आने वाला पैसा इसके लिए डेटर में क्या किया? हमने ऐड किया है। प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या? हाँ ट्राई तो कर रहा हूं मैं। और इसमें अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज ही है, रिकॉर्ड करना भूल गया यार, तो फिर से परचेज में ऐड, परचेज में ऐड, बोलो माइंड में बोलो, परचेज में ऐड। परचेज का एंट्री करना रह गया ना, तो परचेज में ऐड करना पड़ेगा। परचेज में करेंगे ऐड। लेकिन भाई परचेज किया है मतलब तुझे पैसा देना पड़ेगा, तूने उधारी पे परचेज किया ना, तो तुझे आज में तो कल पैसा रिटर्न देना पड़ेगा, तो तुझे पैसा देना है, तेरे को पैसा रिटर्न करना है, तो तू क्या करेगा भाई? तो तेरे पास बढ़ जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर में भी ऐड करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर क्रेडिटर में क्यों? पहले क्रेडिटर का मतलब समझा दो एक लाइन में। क्रेडिटर का मतलब है कि मुझे, मैंने जो भी माल परचेस किया रहेगा उसका पैसा रिटर्न करना है, जिसका भी पैसा देना होता है वो क्रेडिटर, एज ए लोन की तरह, इसलिए उसको लायबिलिटी में लिखते हैं। क्रेडिटर का लिखते हैं, ये लायबिलिटी दिख रहे हैं, क्रेडिटर के अंदर लायबिलिटी के अंदर लिखते हैं। तो आपको क्या करना है? क्रेडिटर में भी ऐड करना है और परचेस में भी क्या करना है? ऐड।
परचेज में क्या करना है ऐड, क्रेडिटर में क्या करना है ऐड। ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, अंडर रिकॉर्डेड परचेज, परचेज में ऐड, क्रेडिटर में ऐड। जानबूझ की मस्ती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 लोगों ने मेरे को बोला सर आप थोड़ा प्रोफेशनल बनिए, नहीं तो आपको सर लगता है सर प्रोफेशनल को मारो गोली और अपनी गाउटी मेथड पे आओ, तो मुझे जरूर बोलना अपन आ जाएगा अपने गाउटी मेथड पे। और जब मैं गाउटी मेथड पे आता हूँ तो लोग यूट्यूब वाले देखेंगे नहीं, मेरे को शायद से बैन करेंगे, बोलेंगे बेवड़ा प्रोफेशनल है, तो लेकिन उसमें बाद में अनरिकॉर्डेड सामने आएगा। मस्ती करने के लिए मुझे नहीं बोला है, बोला सर आप थोड़ा आराम से सिखाओ, मस्ती मत करो, स्लो बोलो। ये सजेशन मुझे दिए, आप मुझे सजेशन दो कि नहीं सर मस्ती मजाक के टाइम पास के साथ करो, तो मैं वैसे करूंगा। ठीक है, 9th एडिशन में जाएंगे जो कि सेकंड लास्ट एडिशन है हमारी, और जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है। पहले तो बताओ ये पार्टनर्स का इनकम रहेगा, मतलब मान लो पार्टनर्स रहेगा, सोल ट्रेड रहेगा या और कोई अकाउंट रहेगा, उसके लिए उन पार्टनर्स के लिए उन ओनर के लिए इनकम रहेगा, तो उनके कैपिटल में क्या करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि उनके लिए इनकम है। सर कैसे जरा समझा दो। मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस को एज अ कैपिटल दिया, हाँ, तो एक अकाउंट की कंसेप्ट है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा भाई कैपिटल दिया किसने, बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है, बिजनेसमैन ने किसको दिया है, बिजनेस को दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वो पॉइंट का अब पॉइंट देखो, कैपिटल है, उसके ऊपर बिजनेस, मेरे को, मैं बिजनेसमैन है, मेरे को पैसा दे रही है, कौन दे रहा है, बिजनेस, बिजनेस मुझे पैसा दे रहा है, मेरे लिए इनकम है, तो मेरे कैपिटल में क्या ऐड, मेरे कैपिटल में क्या ऐड, क्योंकि मेरा इनकम है। लेकिन बिजनेस का क्या रहेगा, फिर मेरा इनकम है, बिजनेस दे रहा है, तो बिजनेस क्या रहेगा, बिजनेस करेगा खर्चा, तो बिजनेस के डेबिट में, मतलब ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है तो इसका इफेक्ट कैपिटल में ऐड, तो और ऐसा बोल सकता हूं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, उनका इनकम है ना, तो उनके क्रेडिट में, तो आप इसको पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में भी लिख सकते हैं और आप उसको कैपिटल में ऐड भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप क्या लायबिलिटी में कैपिटल लिखते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अलग बना हुए, तो उसके बाद दोनों भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है। लास्ट एडजस्टमेंट जो बचा है उसके लिए मेरे को जगह नहीं बचा है, थोड़ा इधर एडजस्ट कर देता हूं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सर ये फ्री सैंपल क्या होता है, मान लो भाई तुम्हारे एरिया में मैगी वाला आ गया, मैगी वाला, मैगी ने नया मैगी निकाला है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे, मैगी ने नया मैगी कौन सा बनाया, मैगी टमाटो मैगी नहीं बनाया भाई, मेरे को बोला उन्होंने बनाया, तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट करने के लिए 10-15 सैंपल ले गए, लोगों को मैगी बना खिला रहे, ये ले मैगी, ये ले मैगी, ये ले मैगी, ऐसे सैंपल दे रहे थे, ये खा के देखो, खा के देखो, खा के देखो, खा के देखो, तो लोगों से रिव्यू ले रहे थे, रिव्यू, मैगी तो खिला रहे थे लेकिन रिव्यू मांग रहे थे, भाई कैसा लगा, अच्छा लगा, उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, रिव्यू मांग रहे थे। तो देखो फ्री में बांट के तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान है, फ्री बांटेंगे तो उसका तो पहले तो मैं उसको बोलूंगा नुकसान है भाई, क्योंकि फ्री में बांट रहे हैं तो नुकसान है, खर्चा है, तो P&L के डेबिट में मेरे से माल जा रहा है ना, मान लो कि मैंने कल एक नया चॉकलेट बनाया, पब्लिक को देके बताओ, टेस्ट किया तो कैसा है, अच्छा लगा, तो ये पाकेट है पूरा मेरे पास, देके लेंगे, तो मैं सेल कर रहा हूँ यार उनको, तो मैं इंडायरेक्टली उनको ऐड करा रहा हूँ, तो मेरे से तो माल जा रहा है ना भाई, वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो तो बात की बात है, अभी तो मेरे से माल जा रहा है, माल जा रहा है तो मेरा खर्चा है, खर्चा इसके लिए P&L के डेबिट में, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, और दूसरा चीज सैंपल बेचे, लेकिन सैंपल जा कर ऐसे फैक्ट्री से, इसके लिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में सबका रिविजन करने देता हूँ, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, कोई कलर कहीं क्लिक नहीं हुआ रहेगा तो मुझे बताना, सर थोड़ा आपने बताया था लेकिन ठीक से नहीं बताया, तो आप मुझे पूछना, तो मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा, फिर से उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप बताएंगे तो, आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार शॉर्ट में स्पीड में रिविजन करता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या है, स्टॉक बचा है, फैक्ट्री बचता है, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग चक्र बचा है, 8 टोटल पैसा आने वाला है, संपत्ति है, एसेट, कभी नहीं बेच के पैसा आएगा ना, स्टॉक को बेच के, एसेट। डेप्रिसिएशन, एसेट का वैल्यू कम होता है तो एसेट से लेस, एसेट से लेस, लेकिन वैल्यू कम हो गया, मेरे को नुकसान हो गया, P&L के डेबिट में। फैक्टर्स आगे नहीं, पैसा डूब गया, फिर डाउट है,
लेकिन कौन सा पैसा डूबता है? जो आने वाला है। डेटर का मतलब पैसा आने वाला पैसा, आने वाला पैसा डूब गया तो डेटर से पैसा नहीं आने वाला, डेटर कम होंगे इसलिए डेटर से लेस। लेकिन मेरा पैसा तो डूब गया मतलब लॉस हो गया, P&L के डेबिट में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पैसा कोई भी खर्चा करना बाकी है, पेमेंट करना बाकी है, अनपेड है, कभी ना कभी करना पड़ेगा। इस साल का तो इस साल में लिखना पड़ेगा, इस साल में ऐड और उसको सेकंड में डालेंगे। एल फॉर लायबिलिटी, लायबिलिटी में कर्जा है ना, आज नहीं दिया कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना, लायबिलिटी है। नेक्स्ट आइटम है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहले ही पेड कर दिया, पहले पेड कर दिया, इस साल का नहीं है इसलिए उसमें क्या करेंगे? लेस। प्रीपेड क्या करेंगे? लेस, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, अगले 2-3 साल का है, फ्यूचर का पेड क्या है? लेस। लेकिन वो हमारा संपत्ति है, संपत्ति इसीलिए क्या है? वो एसेट है। क्या है वो? हमारा एसेट है। 6 वाला बताया था ड्यू बट नॉट रिसीव, लागू हुआ है लेकिन मिला नहीं है, कभी ना कभी तो मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए वो मेरा एसेट है। लेकिन है तो इनकम ना, कभी मिल सकता है। तो P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एक क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड सेल, सेल तो किया, एंट्री नहीं मारा, रिकॉर्ड नहीं किया, सेल में ऐड, डेटर में ऐड। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में ऐड, क्रेडिटर में ऐड। हाँ सिंपल है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पेड करना है। किसने पेड किया है? बिजनेस ने पेड किया है, बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन का इनकम है तो बिजनेसमैन के कैपिटल में ऐड। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड में है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अगर बनाते रहेंगे 12th स्टैंडर्ड में तो उसके क्रेडिट में। सेकंड डेबिट आएगा, इन दोनों का सेकंड डेबिट एक ही आएगा, P&L के डेबिट में, क्योंकि वो पैसा मेरा बिजनेस से जा रहा है तो बिजनेस को का नुकसान है इसलिए P&L के डेबिट में। और लास्ट बोला था गुड्स, मैंने फ्री में बांटे, गुड्स से डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, मैं फ्री में सैंपल बांट रहा हूँ, फ्री में सैंपल दे रहा हूँ, फ्री में सैंपल फैक्ट्री जा रहा है, फैक्ट्री जा रहे तो फैक्ट्री के क्रेडिट में सेल कितना जा रहे हैं ना, माल सेल भी जा रहा है, माल ये भी जा रहा है फैक्ट्री के क्रेडिट में, ठीक है। और दूसरा क्रेडिट कहाँ आएगा? दूसरा आएगा P&L क्रेडिट, क्योंकि मेरा तो खर्चा हो रहा है ना बिजनेस का, मैं तो फ्री में बांट रहा हूँ, ऐड तो हो रही है, इंडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट ही हो रही है। हाँ इसका कुछ लोग ऐड, इसको ना कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी ऐड कर दिया क्योंकि वो ऐड होती है इसलिए, तो ऐड कर सकते हैं, या फिर P&L डेबिट में सेपरेटली दिखा है तो भी करेक्ट है, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में। मेरी तरफ से मैं डन हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ भी वीडियो चाहिए, इसमें किसी के भी सिंगल का डिटेल में वीडियो चाहिए, सर सिर्फ क्लोथिंग स्टॉक वाले के डिटेल में बताओ पूरा, जितना दम रहेगा उतना, सर डिटेल में पूरा डिटेल में बताओ, ऐसा आपको डिटेल में कोई वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके लिए और डिटेल में ट्राई करूंगा। सभी तो मैंने बता दिया, फिर भी आपको लगता है कि सर इसमें से ना इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करो, अलग से वीडियो बनाओ, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कन्फर्म डन। ओके बाय। टिंकली मस्ती करायला नाही सांगितले मला, तू सीरियस है, ठीक है, मैं मस्ती नहीं करूंगा। हाँ अगर आपको लगता है मैं थोड़ा बहुत मस्ती करूँ सर तो बता दो कि मेरे अंदर का मिस्टर बिन भी बाहर निकलूंगा, नाना पाटेकर को बाहर निकलूंगा, सबको बाहर निकलूंगा। बाय।